The social media Patel Prahat Bhai. Watching after subscribe, share, like, comment as you like. इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में चुनाव प्रचार में आई तेजी की, पीएम मोदी की तरफ से नीतीश को मिले झटके की, देखेंगे एसआईआर पर चुनाव आयोग के बड़े ऐलान को, बीजेपी नेता के विवादित बयान से कैसे गरमाई सियासत, जानेंगे योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्यों लगा बड़ा झटका। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीजे गवाई ने जनता के विश्वास को बताया न्यायपालिका की सबसे मूल्यवान संपत्ति, कहा संवैधानिक शासन प्रणाली और संविधान के कार्य क्षेत्र को पूरा करने में अदालतों की भूमिका अनिवार्य है। अर्थव्यवस्था में हमारा बड़ा योगदान, लेकिन हमारे साथ वित्तीय अन्याय हो रहा, कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका खरगे का मोदी सरकार पर भेदभाव करने का आरोप। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के एनएसए के तहत हिरासत जारी रखने पर समीक्षा करेगा एडवाइजरी बोर्ड, जोधपुर सेंट्रल जेल में 3 घंटे की चर्चा, पत्नी गीतांजलि अंगमो भी रही मौजूद। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 344 अंकों की गिरावट के साथ 84,211 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 96 अंकों की गिरावट के साथ 25,795 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में चुनावी शोर की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी प्रचार मैदान में उतरे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभाएं की, तो महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता से कई बड़े वादे भी किए। तो कैसा है बिहार का चुनावी माहौल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां अपने चरम पर है। राज्य में दिग्गजों का तांता लग गया है। महागठबंधन का सीएम फेस बनने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने सहरसा में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि गुजरात के 2 लोग बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और बिक्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, वो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी को लड़के डरा जाए। इसके साथ ही तेजस्वी ने लोगों को एक बार फिर रोजगार का अपना वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी टूटे फूटे और झूठे वादे नहीं करता और ना ही कच्ची बात करता है। मैं जुबान का पक्का और करनी का धनी हूँ। जो कहा है वो करूंगा, जो करूंगा वो कहूंगा। बिहार को नंबर 1 बनाना हमारा लक्ष्य है। तेजस्वी ने अपनी 17 महीने की पिछली सरकार का भी जिक्र किया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी समस्तीपुर पहुंचे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अपनी पहली जनसभा में ही पीएम मोदी ने खुद को और सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को पिछड़ा कहकर संबोधित किया। माना जा रहा है कि इस तरह वो पिछड़े वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने सस्ते इंटरनेट डेटा और रील बनाने वाले युवाओं का हवाला देकर वोट मांगे, लेकिन इस पर वो खुद ही फंस गए। कहा जा रहा है कि पीएम बिहार के युवाओं को सस्ते डेटा और रील में ही उलझाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने एनडीए सरकार के कामकाज तो गिनवाए ही, साथ ही वो विपक्ष पर भी हमलावर दिखे। जिस तरह उन्होंने बार बार अपने भाषण में आरजेडी का नाम लिया, उस पर पार्टी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि 37 मिनट में 10 से ज्यादा बार आरजेडी का नाम। प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं या आरजेडी के हैं? आरजेडी का ही नाम जप रहे हैं। घबराहट चेहरे पर दिख रही है प्रधानमंत्री के। कोई इनको पानी पिलाओ और इनको इनकी अपनी पार्टी का नाम याद दिलाओ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए थे। उन्होंने सिवान और बक्सर में रैलियां की, यानी कि बिहार का चुनावी पारा हाई है। अब बाजी कौन मारता है, ये देखना होगा। तेजस्वी ने बिहार की एनडीए सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी, और अब ये बात सच होती दिखाई भी दे रही है। एनडीए में सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। इस बीच पीएम मोदी ने बिहार में रैली की, जहां उम्मीद थी कि वो नीतीश के नाम का ऐलान कर इस सस्पेंस से पर्दा उठा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने तो अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है, लेकिन एनडीए में अब भी इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर पहुंचे पीएम मोदी को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि यहां वो नीतीश कुमार को सीएम फेस बताकर इस सस्पेंस से पर्दा उठा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौर करने वाली बात है कि उस वक्त मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, जिसे लेकर अब तमाम तरह की चर्चाओं को हवा मिल गई है। पीएम मोदी ने भी बाकी एनडीए नेताओं की तरह नेतृत्व शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं कि इस बार बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है।
जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव भी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए ने लड़ा था, लेकिन नतीजों के बाद शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया था। अब माना जा रहा है कि बीजेपी यही काम नीतीश कुमार के साथ करने की कोशिश में है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और तेजस्वी यादव दोनों ही ये दावा कर चुके हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। एजाज अहमद ने तो यहाँ तक कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना चाहती है और उनकी राजनीति हाशिए पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सीट बंटवारे में जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीटें भी इसलिए दी गई ताकि जीतने के बाद वो सीएम पद पर अकेले दावेदारी न कर सके, जिसे लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को सीएम बनने नहीं देखना चाहती। वहीं हाल ही में अमित शाह ने भी सीएम फेस के सवाल पर कहा था कि ये फैसला तो विधायक दल करेगा। वहीं पप्पू यादव भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजों के बाद वो महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। अब अगर नीतीश बीजेपी की मंशा वक्त रहते भाप जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो कोई बड़ा फैसला ले ले। अभी बिहार चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। अब इस दौरान आने वाले दिनों में बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करती है या नहीं, ये देखना होगा। पीएम मोदी ने नीतीश को बड़ा झटका दे दिया है तो एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में गहराता जा रहा है। बिहार के बाद अब देश के सभी राज्यों में जल्द ही इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। ये जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में जिस एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर बना हुआ है, अब उसी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग पूरे देश में शुरू करने जा रहा है, जिसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। देश भर के चुनाव अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2 दिन की बैठक की जो 23 अक्टूबर को खत्म हुई। इसमें देश भर में एसआईआर कराने पर चर्चा की गई। इस दौरान तय हुआ कि 2 चरणों में एसआईआर होगा। पहले फेज में 10 से ज्यादा राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया जाएगा। खास बात यह है कि इन 10 राज्यों में असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक पहले फेज में चुनावी राज्यों पर फोकस किया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में स्थानीय निकाय चुनावों वाले राज्यों को शामिल किया जाएगा, खासकर जहां सर्दियों में जबरदस्त ठंड की स्थिति हो सकती है। 2 दिन के सम्मेलन में चुनावी राज्यों असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल के सीओ के साथ अलग अलग चर्चा भी हुई। Imagine being able to build an app with your ने बताया कि आयोग अब इस मुद्दे पर चर्चा कर शेड्यूल पर अंतिम फैसला लेगा, जिसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। इस बीच चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट में बताया है कि तमिलनाडु में एसआईआर 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। दरअसल कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें चुनाव आयोग को टी नगर निर्वाचन क्षेत्र के 229 मतदान केंद्रों का पूर्ण और पारदर्शी पुनः सत्यापन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस दौरान ईसीआई के स्थायी वकील ने कहा कि तमिलनाडु में एसआईआर जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जो देशव्यापी अभियान का हिस्सा है। बता दें कि चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर को लेकर पहले से ही फंसा हुआ है और अब फिर से चुनावी राज्यों में एसआईआर कराने पर वोट चोरी के आरोप और तेज हो सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रक्रिया चुनाव आयोग के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी करेंगी। अब देखना होगा चुनाव आयोग इनसे कैसे निपटता है। बिहार से लेकर बंगाल तक एसआईआर का कड़ा विरोध देखा जा रहा है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। विपक्ष तो पहले से ही इस प्रक्रिया का विरोध कर ही रहा था और अब बीजेपी विधायक ने एसआईआर को लेकर अपनी ही पार्टी को खुली चेतावनी दे दी है, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी में है और अब उसका फोकस उन राज्यों पर है जहां चुनाव होने को हैं और इसमें पश्चिम बंगाल का नाम भी शामिल है। एक तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी पर एसआईआर को लेकर मिलीभगत के आरोप लगे हैं, लेकिन इस बीच अब एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में बीजेपी विधायक आसिम सरकार ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर एसआईआर के तहत मटुआ समुदाय से नागरिकता मांगी गई तो समुदाय बीजेपी को नहीं छोड़ेगा। आसिम सरकार के इस बयान पर टीएमसी ने तुरंत बीजेपी पर हमला बोल दिया। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने इसे गंभीर मुद्दा बताया और कहा, आसिम सरकार ने सच बोला है कि बीजेपी सीएए को अब एसआईआर करना चाहती है। अगर एसआईआर के कारण कोई भी वोटर छूट जाता है तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने विधायक का बचाव करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि आसिम सरकार भावनात्मक व्यक्ति हैं और उन्होंने मटुआ समुदाय के हित में बात की है। आपको बता दें कि मटुआ समुदाय दलित नामशूद्रों का एक बड़ा हिस्सा है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आ गए थे और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2020 में पास हुआ था, जो साल 2015 से पहले भारत आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। टीएमसी लगातार सीएए को असंवैधानिक बताती रही है क्योंकि ये नागरिकता को धर्म से जोड़ता है।
बीजेपी नेता की ये बयानबाजी बंगाल चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में नागरिकता के मुद्दे को और गर्मा सकती है। बीजेपी नेता के बयान से सियासत गर्मा गई है तो यूपी की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य में लागू धर्मांतरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि इस कानून ने धर्मांतरण प्रक्रिया को कठिन बना दिया है। तो और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि इस कानून के प्रावधानों ने धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों की राह को मुश्किल बना दिया है। कोर्ट ने धर्मांतरण की प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता और हस्तक्षेप पर गंभीर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि अदालत फिलहाल यूपी के धर्मांतरण विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं कर सकती, लेकिन नियमों की आलोचना करने से खुद को रोक नहीं पाई। धर्म परिवर्तन से पहले और बाद में ऐलान से जुड़े नियम किसी व्यक्ति के दूसरे धर्म को अपनाने की औपचारिकता को मुश्किल बनाने वाले हैं। कोर्ट को लगा कि इन नियमों का मकसद धर्मांतरण की प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी का दखल बढ़ाना है। यहाँ तक कि जिला मजिस्ट्रेट को हर मामले में पुलिस जांच का निर्देश देने के लिए बाध्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के बाद घोषणा की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाया। इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया। बेंच ने पूछा कि आखिर किसी व्यक्ति को यह बताने की क्या जरूरत है कि उसने अपना धर्म बदल लिया है। धर्म परिवर्तन किसी का भी निजी मामला है। पीठ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और देश की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को याद दिलाया। कोर्ट ने कहा कि भारत एक सेक्युलर देश है और कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार धर्मांतरण कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। कोर्ट की इन कठोर टिप्पणियों को योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ये योगी सरकार के कानून की मंशा और उसके प्रावधानों की कठोरता पर सीधा सवाल खड़ा कर रही है। अब इस मामले में योगी सरकार की तरफ से कोई सफाई सामने आती है या नहीं, ये देखना होगा। योगी सरकार सवालों के घेरे में है तो सवाल देश के अगले सीजेआई को लेकर भी बने हुए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का कार्यकाल खत्म होने वाला है। जल्द ही देश को नया चीफ जस्टिस मिल जाएगा और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से सीजेआई गवई को चिट्ठी लिखकर नए सीजेआई के नाम की सिफारिश करने की मांग की गई है। तो कौन बनेगा भारत का अगला चीफ जस्टिस, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सीजेआई बीआर गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत सीजेआई गवई को चिट्ठी लिखी गई है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने उनसे उनके उत्तराधिकारी के नाम का सुझाव देने की अपील की है। परंपरा के मुताबिक सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज का नाम आगे बढ़ाते हैं, जिन्हें इस पद के लिए सबसे योग्य माना जाता है। और इस बार इस पद के लिए जस्टिस सूर्यकांत का नाम चर्चा में बना हुआ है। अगर उनके नाम को मंजूरी मिल जाती है तो वो 24 नवंबर को देश के चीफ जस्टिस का कार्यभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक यानी लगभग 15 महीने के लिए इस पद पर बने रहेंगे। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी मेहनत से सुप्रीम कोर्ट तक का ये सफर तय किया है। उन्होंने 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और हिसार की जिला अदालत में वकालत की शुरुआत की। 1985 में उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया। 2000 में उन्हें हरियाणा का सबसे कम उम्र का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। 9 जनवरी 2004 को उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में स्थायी जज बनाया गया। 2018 में वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बतौर जज उन्होंने कई अहम फैसले किए। वो अनुच्छेद 370, अभिव्यक्ति की आजादी, पेगासस स्पाईवेयर, 1 रैंक 1 पेंशन, बिहार एसआईआर और लैंगिक समानता से जुड़े ऐतिहासिक फैसले सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसे में देश के अगले सीजेआई के लिए उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है। एक तरफ जहां केंद्र ने जस्टिस बीआर गवई को चिट्ठी लिखी है जिसमें अगले सीजेआई का नाम सुझाने की सिफारिश की गई है, तो उधर अफगानिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे पाकिस्तान की परेशानी बढ़ने वाली है। भारत और अफगानिस्तान में बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस बीच चीन और अफगानिस्तान के संबंध पहले से बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं और अब अफगानिस्तान चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान का रुख बेहद सख्त होता जा रहा है। यही वजह है कि अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने चीन से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है।
चीन अफगानिस्तान में एक बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने की भी तैयारी में है। अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर नए बांध बनाने की योजना का ऐलान किया है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। कुनार नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान इस नदी के पानी का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करता है और पहले से ही सिंधु जल समझौते को लेकर भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान में पानी की समस्या खड़ी कर दी है और अब तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान में कुनार नदी के पानी के प्रवाह पर भी रोक लग सकती है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि तालिबान को इस काम में चीन से मदद मिल सकती है। द डिप्लोमेट की अगस्त की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन की कंपनी ने कुनार नदी पर 3 बड़े बांधों में निवेश करने की इच्छा जताई है, जिसके बाद ये मामला और संवेदनशील बन जाता है। तालिबान पाकिस्तान को घेरने के लिए उसके ही पड़ोसियों और सहयोगियों का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल होते नजर आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि तालिबान से चीन की बढ़ती नजदीकियों पर पाकिस्तान क्या रुख अपनाता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार चुनाव में आज गलत दावों की एंट्री भी हो गई। पीएम मोदी ने जमकर अपनी पीठ थपथपाई है। पक्का मकान, शौचालय, जीएसटी उत्सव में महंगाई कम वगैरह वगैरह, लेकिन वो कभी अपने भाषणों में शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी जैसी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनके सिलेबस के बाहर की बात जो है।